नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्वागत है आपका स्त्री काल में। आज हम लोग बातचीत करेंगे एक अकेले चने की। कहावत है, अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता। हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप यादव। डॉक्टर संदीप यादव यदि वीडियो ऑन कर लेंगे तो उसको जोड़ लेंगे हम लोग। तो कहावत है कि अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, लेकिन अकेले चने ने भांड फोड़ दिया है। और वह अकेला चना है जस्टिस B.R. गवई, भूषण राम कृष्ण गवई। महज 6 महीने के लिए गवई साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, भारत के चीफ जस्टिस बने हैं महज 6 महीने के लिए, जिसमें से 2 महीने गुजर चुके हैं। जोड़ लेता हूं मैं संदीप जी को, डॉक्टर संदीप यादव। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संदीप यादव दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और बहुजन हितों के लिए, मुद्दों के लिए, एजेंडों के लिए बेहद समर्पित विचारक भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। जहां जरूरत पड़ती है एक्टिविज्म की, वहां उपस्थित भी होते हैं। संदीप जी, एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं बात कर रहा था अकेले चने की। अकेला चना भांड फोड़ चुका है, B.R. गवई की मैं बात कर रहा था। 6 महीने मतलब 2 महीने गुजर चुके हैं उनके। नवंबर में रिटायर हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ा जजमेंट के जरिए नहीं फोड़ा है उन्होंने, बस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट के भीतर का की जो व्यवस्था है उसमें बदलाव कर दिया है अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए। जी, एक अलग किस्म के देवताओं का लोक है संदीप जी सुप्रीम कोर्ट। कानून जहां लागू नहीं होता, आप बताइए, ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुए 1992 में, अंततः जब क्लियर कर दिया इंदिरा साहनी ने, उसी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में लागू नहीं था। और तो और SC ST रिजर्वेशन जो आजादी के बाद से ही, संविधान बनने के बाद से ही लागू है, वह भी वहां लागू नहीं है। जबकि लोअर जुडिशियरी में SC ST OBC रिजर्वेशन ऑलरेडी जजेज की नियुक्ति तक में लागू होता है। यहां फिलहाल जजेज की नियुक्ति में तो नहीं, उसके लिए कॉलेजियम को और अलग तरीके से विचार करना होगा, उसमें हाथ बंधे हुए हैं चीफ जस्टिस के। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होने के नाते उन्होंने नॉन जुडिशियरी अपॉइंटमेंट और प्रमोशन दोनों में ही SC ST OBC और अन्य कैटेगरी के रिजर्वेशन लागू कर दिए। बहुत बड़ा बदलाव इसके जरिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे। तो हम अगले आधे घंटे 40 मिनट में सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। अकेले चने कहां कहां होते हैं और क्या क्या फर्क पड़ जाता है, उस पर भी बात करेंगे। क्यों जरूरी है रिप्रेजेंटेशन, ये इससे सिद्ध होता है। जस्टिस गवई से कई बातों पर आपत्तियां भी रही हैं हम लोगों की, वो सब पर हम लोग बात करेंगे। उनके साथ जो हुआ था वो उस पर भी बात करेंगे। मेरा अपना अनुभव है, 2009 में मैंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक एप्लीकेशन डाला था। क्या है सुप्रीम कोर्ट, वो मैं बताता हूं, इसलिए अकेले चने की जरूरत पड़ती है। और वो कि विशाखा जजमेंट जो 90 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था, उसके तहत हर संस्थान में जहां 10 से लोग ज्यादा काम करते हों, एक जेंडर सेंसिटिविटी का सेल होना चाहिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो जांच कर सके। हमने पूछा सुप्रीम कोर्ट से, आपके यहां है? जिस सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया था, उसी सुप्रीम कोर्ट में सेक्सुअल हैरेसमेंट रिड्रेसल कमेटी नहीं थी। ऐसा होता है। तो आप समझिए कि जस्टिस गवई का कितना दूरगामी और कितना मुश्किल भरा भी फैसला रहा होगा। संदीप जी। जी, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई जो है इस देश के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उनका वंदन अभिनंदन करता हूं, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी डिसीजन था, जो सोचिए जिसे आज तक किसी भी चीफ जस्टिस ने नहीं लिया था या नहीं ले पाया था, उसे भूषण रामकृष्ण गवई ने लिया है। लोग कुछ भी कहें, आपने सही कहा कि लोग कह सकते हैं कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, लेकिन कुछ तो फोड़ सकता है।
और कुछ तो कर किया है उन्होंने, और ये बहुत ही जरूरी काम है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। इसलिए मैं SC ST OBC तबके से निवेदन करता हूँ कि कम से कम वो जस्टिस गवई के लिए, इस बात के लिए इंडेटेड रहे और माने कि इस तरह के लोग हैं जो आकर ठहरे हुए पानी में कम से कम कुछ हलचल पैदा कर सकते हैं, करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन के दौरान रिजर्वेशन की बात की, हम लोग एक दिन एक कार्यक्रम ही कर लेंगे, क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम है कि जो OBC रिजर्वेशन का इतिहास है वो कैसे कैसे किन मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 340 जोड़ा था, जिसकी वजह से एक प्राविधान था कि OBC के लिए मतलब उनकी रेमेडी के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा, और वहां से शुरुआत होती है उस संघर्ष की, और कैसे कैसे वो आगे बढ़ाया जाऊंगा तो ये कार्यक्रम और लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं ये बताता चलूं कि इस देश में जो प्रतिनिधित्व का संघर्ष रहा है, उसमें पहली लड़ाई छत्रपति साहू जी महाराज ने 1902 में कोल्हापुर स्टेट में लड़ी, और उसके बाद जस्टिस पार्टी ने मद्रास प्रेसिडेंसी में, जो उस समय पूरा मद्रास हुआ करता था, अभी का केरला, अभी का तमिलनाडु, कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश का, कुछ हिस्सा उड़ीसा का, कुछ हिस्सा कर्नाटक का, ये उस समय मद्रास हुआ करता था, और इस हिस्से को प्रेसिडेंसी बना दिया गया था, और उस प्रेसिडेंसी में जस्टिस पार्टी चुनाव जीत के आई 1919 में, और उसने रिजर्वेशन लागू किया, चूंकि उनके यहाँ कुछ लोगों का ओवर रिप्रेजेंटेशन था। तीसरा जो महत्वपूर्ण काम था, सर लेस्ली स्टीफन के नेतृत्व में, सर लेस्ली मिलर नाम था उनका, क्षमा करिएगा, उनके नेतृत्व में मैसूर स्टेट के हाई कोर्ट के जज थे, उनके नेतृत्व में कमीशन बनाया मैसूर स्टेट ने 1925 में, और उसने भी इसका अध्ययन किया, उस वहां पे अपने यहाँ रिजर्वेशन लागू किया। तो भारत में आजादी से पहले ये 3 जगह ऐसी थी जिन्होंने अपने यहाँ मतलब रिप्रेजेंटेशन को लागू किया, और उसी की वजह से आप देखिए कि भारत में तमाम भौगोलिक और संसाधनों की चुनौतियां होने के बावजूद भी कोल्हापुर महाराष्ट्र का सबसे मतलब संपन्न इलाका, पश्चिम महाराष्ट्र का, खैर वो एग्रीकल्चरली भी बहुत रिच है, लेकिन वो बहुत धनी इलाका है। दूसरा इलाका तमिलनाडु का, आप देखिए अभी का जो वर्तमान का तमिलनाडु है, तमाम भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद भी इधर उत्तर के कई राज्यों से बहुत बेहतर कंडीशन में है। और तीसरा मैसूर, भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में जगह बनाने वाला, बेहतर एरिया क्षेत्र के रूप में जाने वाला, इसी प्रतिनिधित्व की वजह से ये सब कुछ सुनिश्चित हो पाया, क्योंकि जहाँ न्याय होगा वहाँ समृद्धि होगी। तो ये स्पष्ट है इन 3 उदाहरणों से कि जहां जहां इस तरह के काम हुए वो एरियाज भारत में बेहतर हैं। तो जो भूषण रामकृष्ण गवई जी ने काम किया है, ऐतिहासिक काम है और बेहतरीन काम है, और उन्होंने कम से कम इन तबकों को कोर्ट में, क्योंकि एक्चुअली डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है, और जब आप कुछ कास्ट की मोनोपोली हो जाएगी तो मुश्किल होगी। अच्छा, कास्ट की जो रिजिडिटी है, जो बाबा साहब चाहते थे कि वो टूटे, कास्ट एक अहंकार है बेसिकली, तो वो जब आदमी अहंकार लेके चलता रहता है अपने जीवन में, तो किसी से स्वाभाविक और व्यवहारिक, माने स्वाभाविक और बहुत ही व्यवहारिक ढंग से जुड़ नहीं पाता है, कभी कायदे से जुड़ नहीं पाता है। तो जुड़ने के लिए आपको तमाम तरह की जो द्वंद्व हैं, पहले के अपने बनाए हुए संकीर्ण माने जो मानसिकता है, उससे आपको अलग होना होगा, उसको तोड़ना होगा, और ये सब कुछ वही है, जाति भी वही है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, बहुत ही बेहतरीन काम है, आने वाली पीढ़ियां उनको याद रखेंगी। और उन्होंने अपने इस बहुत ही प्रतिकूल समय में एक महत्वपूर्ण और बहुत ही बेहतरीन जजमेंट लिया है। मैं आपको एक उदाहरण से बताता चलूं कि 2014 से पहले भारत में, हालांकि अभी कितना डेटा है एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन 2014 से पहले भारत के जो सुप्रीम कोर्ट था और जो हाई कोर्ट्स थे, उसमें जितने भी जजेस थे, संजीव जी, 500 जजेस हुए थे 2014 से पहले, उसमें 5 OBC थे, 5 दलित थे, एक भी आदिवासी नहीं थे। आपने अपने परिचय के दौरान कहा कि लोअर जुडिशरी में रिजर्वेशन है और वहां लोग अपॉइंट होते हैं, लेकिन लोअर जुडिशरी का कोई मसला और मतलब नहीं है ज्यादा, वो जजमेंट देती है, लोग हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। जब तक इन कोर्ट्स में प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक देश में न्याय स्थापित नहीं होगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। उस दिशा में कदम रखा है भूषण रामकृष्ण गवई जी ने, और उन्होंने एक लंबी लकीर खींची है। बहुत प्रगतिशील बनते थे जस्टिस चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़,
और बहुत उनका काम ही अफर्मेटिव एक्शन पर था, लेकिन बातें उन्होंने खूब बढ़िया बढ़िया की, अच्छे अच्छे भाषण दिए, मन को लुभावने भाषण दिए, लेकिन जी जी कुछ 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 सर्कुलर लाए शब्दों के इस्तेमाल और उसको लेकर के। जी 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 लाए, लेकिन उन्होंने हकीकत के एम्पावरमेंट के काम नहीं किए। इससे पता चलता है कि कितने खोखले थे वो, और उनके मतलब उनका जो अफर्मेटिव एक्शन के प्रति जो कमिटमेंट था। तो ये खोखलापन से बाहर निकलना होगा और लोगों को महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे, जो गवई साहब ने उठाया। इसके लिए उनका बार बार अभिनंदन। जी बिल्कुल, ये है और जरूरी होता है। इसीलिए जो संदीप जी ने अच्छा किया, कंट्रास्ट बना दिया चंद्रचूड़ जी के साथ। आप प्रोग्रेसिव होंगे, जो हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेशन की क्यों जरूरत है, क्यों जरूरत है कि ऑर्गेनिक लोग हर जगह पहुंचे, तो ये फर्क पड़ता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा भी जो दिया था उसका दूसरा ही ग्राउंड था कि जो आर्टिकल 340 है उसके अनुसार जो ओबीसी की गणना के लिए जो समिति बननी थी, जो कमेटी बननी थी, वो उसको बनाने में सरकार देर कर रही थी। हालांकि बाद में फिर वो कमेटी बनती है, काका कालेलकर आयोग है, शायद संदीप जी बताएंगे, पहला आयोग है जो बना। और तो खैर ये है, संदीप जी ने डिटेल आपको बताया कि क्या इतिहास रहा है। आप तो दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं, आएंगे फिर से एक बार हम सुप्रीम कोर्ट की ओर। हाई कोर्ट्स में शायद अपने अपने राज्यों के हिसाब से नॉन जुडिशियरी वाले पोस्ट में शायद रिजर्वेशन है, और हम प्रोग्राम करते करते कंफर्म हो जाएंगे, संदीप जी भी बताएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये इतिहास बन गया है। संदीप जी, आप तो दिल्ली विश्वविद्यालय में, आपने कहा प्रतिकूल समय है। इस प्रतिकूलता को तो आप लोग बड़ा कायदे से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में देख रहे होंगे, रिजर्वेशन को भी लेकर के। किस मसले पे प्रोएक्टिव हुआ जाता है, किस मसले पे जो है चीजों को आगे बढ़ाया जाता है, एनएफएस आदि सब कुछ आप लोग देख रहे हैं। संदीप जी जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोई भी देश है ना, वो संस्थानों से उसका निर्माण होता है। संस्थान उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण होते हैं जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं। आपने सुना होगा कि R&D में काम करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो साइंस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी, चाहे वो ह्यूमैनिटीज हो, चाहे वो सोशल साइंसेस हो, चाहे वो साइंस हो। आप अगर इसमें काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कोई हकीकत में काम नहीं कर रहे हैं। और इसी पैमाने के आधार पर हम लोग जो ये सरकार है उसके विकास के दावों को खारिज कर सकते हैं पूरे तार्किक ढंग से। भारत में जब सबसे अग्रणी विश्वविद्यालय रहा है वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय रहा है, जादवपुर विश्वविद्यालय रहा है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, केरल की यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और दक्षिण की यूनिवर्सिटीज हैं कई। तो इस तरह के विश्वविद्यालयों से भारत का नाम रहा है। कारण ये रहा है कि ये इनका जो आउटपुट था, इनका जो बेसिकली कंट्रीब्यूशन था भारत की नॉलेज सिस्टम में। हालांकि ये लोग नॉलेज सिस्टम पे पूरा काम कर रहे हैं, राइट विंग के लोग, लेकिन कौन सा नॉलेज सिस्टम? चाणक्य के जमाने वाला, वो उस जमाने वाला जिससे अभी वर्तमान में कुछ मतलब क्या लाभ होगा यही बता सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि नॉलेज सिस्टम हमारा जो था बहुत तगड़ा था, हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी का जो वर्तमान का नॉलेज सिस्टम है उसको पूरा खराब करते हैं। तो देखिए, संस्थाएं जब आप ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, निर्मित नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपने क्या काम किया? अब आप रही बात कॉन्ट्रास्ट की, तो फिर मैं एग्जांपल्स के साथ बताता हूँ। UPA 2 ने 2009 में 15 नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खोले, कई एम्स खोले, कई IIM खोले, बहुत सारी संस्थाएं बनाई। अब आप सोचिए कि वो सरकार जो है, एक मूवमेंट आता है लोकपाल आंदोलन का, और उड़ जाती है, ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाती है, हवा में उड़ जाती है। और एक ऐसी सरकार जिसने कुछ निर्माण नहीं किया, जो संस्थाएं थी उनको बेच दिया, जो संस्थाएं थी उनको तोड़ दिया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अब आप जाएंगे पढ़ने के लिए छात्र के रूप में, आप निराश होंगे। कारण यह है कि इस तरह के औसत दर्जे के लोगों को वहां प्रवेश दिया गया है कि वो खुद इंडाइटेड नहीं है, तो दूसरों को क्या करेंगे। तो ऐसे स्थितियों में, और आपने देखा कि किस तरह की कंट्रोवर्सीज को क्रिएट किया गया, एक नैरेटिव तैयार किया गया कि टैक्स के पैसे पे लोग पल रहे हैं। अरे टैक्स के पैसे तो सबसे पहले नेता पल रहे हैं। हम चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, देश तो उन्हीं पैसे से चल रहा है। कौन टैक्स के पैसे से नहीं पल रहा है इस देश में? तो ये नैरेटिव तैयार किया गया, जहर बोया गया, इतनी कम फीस है, फी बढ़ा दी गई,
हॉस्टल्स की फी बढ़ा दी गई, तमाम रिस्ट्रिक्शंस ला दिए गए। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जब आप जन सरोकारों से छात्रों को दूर कर देते हैं, अध्यापकों को दूर कर देते हैं, उनको अलग ले जाते हैं, अलग थलग कर देते हैं, तो फिर देश विनाश के रास्ते पर होता है संजीव जी। और ये देश पूरी तरह से विनाश के रास्ते पर जा चुका है। वहां से जितने भी छात्र नेता निकले, अब तो छात्र संघ के चुनाव को भी वहां बेसिर पैर कर दिया गया है, एकदम इतने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं कि वो बहुत मायने नहीं रखते हैं। तो ऐसी स्थितियों में अगर हम मरे हुए नागरिक बनाएंगे तो मरे हुए देश मैंने ही बनेगा, कोई ऐसा देश नहीं बनेगा जो जीवंत होगा, ज्वलंत होगा, मैंने ज्वलंत मुद्दों पर लड़ेगा, खड़े और रहेगा, जो विश्वगुरु वास्तव में बनेगा, जो अमेरिका को चुनौती देगा, जो चीन को चुनौती देगा। एक्चुअली इस तरह की संस्थाओं के साथ हम एक पिछलग्गू देश ही बना सकते हैं, जो अमेरिका का पिछलग्गू बनने को तैयार है, या बन रहा है, या बन चुका है, सरेंडर कर रहा है हर मामले पर। तो ऐसे संस्थान, इस तरह की चीजें इसी गति को प्राप्त होती हैं संजीव। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और हाई कोर्ट्स में हमने जो शुरू में कहा रिजर्वेशन लागू है, कंफर्म और कर दे रहा हूं। और चूंकि उसका गवर्निंग का एक अलग अलग पोजीशन होता है अपॉइंटमेंट को लेकर के, तो वहां थोड़ा सा राज्य सरकारों का भी इंटरवेंशन होता है, तो राज्य सरकारों की पॉलिसीज के हिसाब से भी। लेकिन कई सारे हाई कोर्ट्स में लागू हैं अभी तक। अभी तो मैंने अभी देखा उसमें कोई ऐसा हाई कोर्ट नहीं है जहां लागू नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये एक ऐतिहासिक पहल हो चुका है। संदीप जी, फर्क पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि जो आपने बताया कि यदि वहीं आपके विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर, ठीक है, हो सकता है कि वो आरएसएस का आइडियोलॉजी का होगा, लेकिन एक बार, दो बार, चार बार यदि वो आने लगता है, लोग वहां बैठते हैं, तो उसके फर्क पड़ने शुरू हो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात कि जैसे आपने देखा होगा कि जुडिशरी में इवन जो रोस्टर सिस्टम है जो आप लगाते हैं, जो केसेज लगते हैं, आप किस जज के सामने लगाते हैं, ये बहुत मायने रखता है। इसलिए वहां पर कास्ट रिप्रेजेंटेशन मायने रखता है। नीचे से केसेज जीत करके आया गया, बड़े बिहार जैसे राज्य में कई सारे नरसंहारों में, और जो आपने मार्क किया कि जुडिशरी में नीचे रिजर्वेशन होने से कोई बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि बात फिर हाई कोर्ट में जाता है। तो ये फर्क रिप्रेजेंटेशन के स्तर पर आपने सुखदेव थोराट के आने पर भी देखा होगा। उस समय मुनगेकर जी, जब कंट्रास्ट की बात हो रही है, तो यूपीए सरकार के दौरान कितना कुछ बदलाव आपने उसके बाद थोड़ा दर्शकों को ये भी बताइएगा अपने अनुभव से कि एक व्यक्ति, अकेला चना की जब बात है तो एक अकेला चना सुखदेव थोराट और मुनगेकर भी थे उसमें, संदीप जी। हालांकि आजकल मुनगेकर जी बहुत ही महत्वपूर्ण नाम लिया आपने, और आपने सही कहा कि हम लोगों की डिबेट थोड़ी दूसरी तरफ जा रही थी, आपने उसको इधर खींचा। एक्चुअली सही बात है कि एक्चुअली ये जो जुडिशरी है, इसमें रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। आपने सही कहा कि कई सारे केसेस लोग ये सोचते हैं कि जज के सामने लगेगा, इस तरह ऐसा होना नहीं चाहिए। कायदे से भारत एक डाइवर्स, एक जातियों का देश है, और इंटरकास्ट मैरिज यहाँ 5% भी नहीं होती है, कोई आंकड़ा नहीं है, 2-2.5% भी नहीं होती है कायदे से। और कितनी होती हैं, कितनी टूट जाती हैं, कारण है उसके कल्चरल। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ रिप्रेजेंटेशन हर तबके का नहीं है, इसीलिए न्याय जो है वो बहुत ऑब्जेक्टिव नहीं है, बहुत दिक्कतें हैं। आपने देखा कि राहुल गांधी को एक छोटे से मसले पर, मोदी नाम ले लेने पर, लोअर कोर्ट से सजा हुई, फिर हाई कोर्ट ने भी उसको, गुजरात के हाई कोर्ट ने उसको बरकरार रखा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि ये हो नहीं सकता था। आप देखते हैं कि महुआ मोइत्रा की छोटे से मसले पर एक क्रेडेंशियल शेयर करने पर संसद सदस्यता चली जाती है, और वहीं लगातार झूठ बोलने पर, गाली देने पर संसद में आज तक वो जो विधुड़ी थे, ये तमाम इनके जो लोग हैं, उनके दंगे भड़काए इन्होंने। उन्होंने साफ साफ साजिश की है। दिल्ली का जो दंगा था वो क्या था, देश के गद्दारों को गोली मारो, डाट डाट डाट, ये केंद्रीय मंत्री कह रहा था उस समय का। ये कुछ नहीं हो रहा। तो ये फिर जुडिशरी जो है, इन सब मामलों पर सुनवाई कितनी होती है। अब आप देखिए, सबसे आश्चर्यजनक मामला जो है, एक व्यक्ति जिसने लॉ एंड ऑर्डर को बार बार तोड़ा, वो इस दिल्ली विधानसभा चुनाव को जीत कर दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्टर बन गया। ये एक्चुअली मुंह चिढ़ा रहा है, ये अंगूठा दिखा रहा है, ठेंगा दिखा रहा है हमारी जुडिशरी को, हमारे पूरे देश के प्रशासनिक सिस्टम को, कि एक व्यक्ति जिस पर तमाम आरोप है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सुनवाई भी हो रही है तो उसको रिलीफ मिल रही है। उमर खालिद जो है, वो
उनकी सुनवाई तक नहीं हो रही है, वो सालों से जेल में बंद है। ये बता रहा है कि कितना निष्पक्ष है हमारी जुडिशरी। ये भी बता रहा है कि रंजन गोगोई जो इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने अपने ही सेक्सुअल हरासमेंट के केस में, जिसमें उन्होंने उस महिला को, जिन्होंने उनके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया था, उसके भाई को नौकरी भी दी थी, क्षमा करिएगा, उसके देवर को, और उस मसले पर उन्होंने अपने कमेटी को खुद चेयर किया और अपने को ही एक्सोनरेट कर लिया, मुक्त कर लिया, दोष मुक्त कर लिया। 2018 तक, हमने तो 9 की बात कही, 18 तक विशाखा जजमेंट कमेटी वहां नहीं थी, अभी भी नहीं बनी। जी जी, अभी भी कॉलेजियम वाला अब आप देखिए, अब आप सोचिए ये कितनी बड़ी। आप थोड़ा विशाखा के बारे में डिटेल में दर्शकों को बता दीजिएगा, क्योंकि विशाखा के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो एक्चुअली ये जो है बेसिकली बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब आप देखिए कि एक जस्टिस, चीफ जस्टिस, कितने मस्खरे हैं। वो कहते हैं कि वो जजमेंट तो मैंने उस प्रेरणा से दिया था। और मैंने, अब आप भाई, आप कानून से देते हो, हमारा जो संविधान है वो कहता है कि हर कुछ इस देश में लॉ से होता है, उस कानून बने हुए हैं, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फिर इस देश के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। और वो कहते हैं कि मैंने तो वो जजमेंट उनकी प्रेरणा से दिया था। अब बताइए कितना मैंने ये दुखद है। तो मैं जो आपने इशारा किया, जो आपने बात कही, कायदे से जुडिशरी में एकदम ओवरहालिंग की जरूरत है, डाइवर्सिटी की जरूरत है। ओवरहालिंग की डाइवर्सिटी सीधी सीधी बात है। ओबीसी, एसपी, एसटी को न्याय देश में, माइनॉरिटी को तब तक सुनिश्चित नहीं हो पाएगा जब तक इनका रिप्रेजेंटेशन इनकी आबादी के अनुपात में देश की हर संस्थाओं में नहीं होगा। मैं बहुत ही स्पष्ट ढंग से कह रहा हूँ इन आपके दर्शकों से, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये बहुत जरूरी है। कोई भी चीज चैरिटी नहीं होती है संजीव जी। आप किसी का वो मत बनिए, किसी का रिप्रेजेंटेटिव मत बनिए, किसी के ऑन बिहाफ काम मत करिए, आप उसको अधिकार दीजिए। इस देश की आधी से ज्यादा जनता अभी भी विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में नहीं पहुंच रही है। हायर एजुकेशन में जो एनरोलमेंट है 34% है, वो भी 34 में 20% फेक है। तो सोचिए कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं। बिहार का ही डेटा आप उठा लीजिएगा, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो कुल मिला के जो आपका सवाल था वो बहुत ही मैट्रिकुलेट 14%। आप सोचिए हाउ मैंने पैथेटिक इट इज, वेरी मैंने अनफॉर्चुनेट, बहुत दुखद है ये कि 14% लोग खाली मैट्रिक हैं। सोचिए अगर ये 100% लोग पढ़ेंगे तो इस देश की मेरिट कहाँ जाएगी? इसमें कितने वैज्ञानिक निकलेंगे जो बेचारे अनपढ़ रहकर गाँव में मर जा रहे हैं। सोचिए कि भारत कितना पीछे रह गया है। ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है ना संजीव जी, उसमें 6 साल से 14 साल तक, मतलब मैट्रिक तक की पढ़ाई सरकार की जिम्मेदारी है। इसका मतलब कि बिहार सरकार, भले लालू यादव जी के राज को जंगल राज कहती थी, लेकिन उस फंडामेंटल राइट को ही नहीं पूरा कर पाई है। उसने इस 20 सालों के शासन में वो 100% लोगों को ग्रेजुएट नहीं कर पाई है। कम से कम केरल के ही लोगों से जाकर सीख लेते। जाके ये लोग केरल के चुनाव में योगी जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं केरला में, बताइए, जबकि उत्तर प्रदेश में हकीकत की जो लिटरेसी है वो 40-50% है। पेपर में तो 2011 के हिसाब से 77% है। अभी भी ये कंप्लीट साक्षर नहीं हुए। तो आपका जो सवाल था कि डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये 22% वाली बात मैंने बिहार के लिए बताया। बिहार का ही सर्वे हुआ है, जाति सर्वे के हिसाब से भी। और जो ऊंची जाति के लोग मुंह छांटते रहते हैं, कथित ऊंची जाति, वो जाति हायरार्की में चूंकि ऊंचा रखा गया उनको, इसलिए ऊंची जाति, तो ये लोग भी 22% हैं। 14% ओवरऑल बिहार में और 22% मैट्रिकुलेट। तो ये समझा जा सकता है। बहुत कुछ आश्चर्य की तरह अभी भी घटित होता है। आश्चर्य इसलिए कि अब तो कम से कम 100 साल की डेमोक्रेसी हो, लेकिन बहुत सारी बातें अभी भी भारत में पहली बार घटित होता है तो सोचते हैं कि क्या हुआ। आप सोचिए, एक्चुअली ये जो संजीव जी, ये जो जाति श्रेष्ठता का भाव है ना, ये कूक मंडूकता है, ये जड़ता है, ये मूर्खता है, ये एब्सोल्यूट मूर्खता है, माने एकदम पूरा पागलपन है ये। और इसी की वजह से देखिए, आप किसी तबके के खिलाफ साजिश करते हैं तो आप उससे प्रभावित रहते हैं। अपर कास्ट का डेटा बता रहा है कि 22% ही वो भी साक्षर है। वो अपने आप को कितनी तनाव में रखे हुए हैं, कितना टेंस जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल, ये जो है 1997 में संदीप जी ने कहा था कि विशाखा कमेटी भंवरी देवी केस के मामले में सुनवाई करते हुए, चूंकि भंवरी देवी एक साथिन थी और 1987 में उन पर बलात्कार हुआ था एक बाल विवाह रोकने के क्रम में। उसके बाद वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक जब आया तो चूंकि वो कार्यस्थल का मामला था, उसको कार्यस्थल की परिभाषा में लाया गया। और तब ये डायरेक्टिव आया था
7 में कि आपको यदि जहां 10 महिला और पुरुष जिस भी कार्यस्थल पे काम करते हो वहां एक सेक्सुअल हैरेसमेंट रिड्रेसल कमेटी, सेक्सुअल हैरेसमेंट यदि होता है, यौन उत्पीड़न यदि होता है तो उसके लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए। उसका बाकायदा एक गाइडलाइन था जो अब निर्भया जजमेंट के बाद उसके बाद एक मैंडेटरी लॉ की तरह भी बदल चुका है। गवई एके साहब कह रहे हैं कि गवई साहब स्टार्टिंग अग्रेसिव किए हैं, लेकिन एक शक है कि 28 तारीख को उसमें वो नहीं है, उस बेंच में गवई साहब नहीं हैं। और एक चीज और देखिए, पहले मैं कुछ और कमेंट्स ले ही लेता हूँ। LR भारती यूरेनियम को एक साधन मान ले, अब यह सरकार या यूरेनियम का इस्तेमाल करने वाले पर निर्भर करता है कि वह बम बनाए या बिजली। बिल्कुल, टैक्स के पैसे से प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार में बाकी खर्चे के अलावा फूल माला के पैसे का भुगतान राज्य सरकार करती है, जैसे अभी बिहार सरकार चुनाव प्रसार के पैसे की भरपाई करे। वो तो और भी बहुत कुछ कर रही है सर, धन बल जन सब उपलब्ध करा। सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, सामाजिक न्याय की बात सभी करते हैं, लेकिन केवल वोट मांगने तक, बाद में वही होता है जो इनका एजेंडा है। हालांकि ये है, फिर भी फर्क तो पड़ता है। और भारत में नेचुरल जस्टिस एक जुमला है, विशाखा गाइडलाइंस है, कितना लागू होता है ये है। और हालांकि लागू अब तो होने लगा है, देर से। महेश यादव कह रहे हैं बिधुरी, ब्रजभूषण, चिन्मयानंद को बचाते हुए विजय शाह, जिसने सेना अधिकारी को बिधुरी की तरह ही गाली गलौज किया, उसे बचा लिया। हालांकि कुलदीप सेंगर को भी आखिर तक आदित्यनाथ ने बचाया। जुडिशियरी अकेले कुछ ज्यादा कर नहीं पाती है, एग्जीक्यूटिव का बहुत मायने रखता है। संजीव चंदन जी, आरएसएस ने 75 एज रिटायरमेंट का इशारा कर दिया, क्या होगा? कल हम लोगों ने आप नहीं आए थे कल रात शाम में, आप जरा देखिएगा, कल हम लोगों ने शाम में 9 बजे इसी विषय पर बात की थी। तो अभी उस पर कहाँ जाएं, वो भटक जाएंगे उधर जाएंगे तो। लेकिन संदीप जी, 6 महीने का समय, उस 6 महीने में अब जैसे कई सारे बेंचेस पे तो वो होंगे नहीं, तो बहुत सारी बातें बहुत स्पष्टता से बाहर भी कह रहे हैं वो। जैसे बाहर उन्होंने उपराष्ट्रपति को प्रकारांतर से जवाब दे दिया कि न संसद बड़ा है और न न्यायालय बड़ा है, सबसे बड़ा संविधान है। तो ये एक होने का के फर्क को लेकर के थोड़ा और आप संदीप जी बताइएगा। ये दूसरे दलित और पहले बौद्ध जज गवई साहब आए हैं, इसके पहले देखिए KR नारायणन आए थे, और कहा जाता है कि भारत के सबसे अच्छे राष्ट्रपति के तौर पे वो काउंट होते हैं। तो थोड़ा और शेयर करिएगा कि क्या फर्क पड़ता है। वो आए तब KG बालाकृष्णन आए, संदीप जी। नहीं, बहुत फर्क पड़ा। KR नारायणन एक बहुत ही पढ़े लिखे, मुझे लगता है केरल के कोट्टायम से MA इंग्लिश थे वो, और शायद जिला मेरा गलत भी हो सकता है, लेकिन केरल से तो थे, मैं जानता हूँ। MA इंग्लिश थे, पढ़े लिखे थे, और उनके राष्ट्रपति बनने से जो खास करके जो दलित अधिकारों के मामले में जो सेंसिटिविटी आई, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किए थे और बहुत ही ग्रेसफुल एक राष्ट्रपति थे। एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने मार्जिनलाइज तबकों के लिए वाकई बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही संवेदनशीलता से काम किया, और उसी का परिणाम अभी तक देखने को मिल रहा था 2014 तक, कि सब कुछ एक सिस्टम डेवलप हो रहा था धीरे धीरे, जिसको इस सरकार ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। बहुत अच्छी बात कही हमारे चीफ जस्टिस ने कि कोर्ट बड़ा नहीं है, एक्चुअली पार्लियामेंट बड़ी नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, संविधान बड़ा है। वो संविधान मतलब इस देश का कानून, जो कानून बनाया गया, जैसे जो इस देश में मैंने अभी जिक्र किया था कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कंसेप्ट था वो USSR से लिया गया था, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की गई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें एक्चुअली एक कानून बना हुआ है, और देखिए कुछ भी किसी भी सिस्टम से और कानून से चलता है। जैसे मैं भाषा की बात करूं, अब मैं कुछ सेंटेंस ऐसा बोलने लगूं कि थे संजीव चंदन जो विश्लेषण नहीं, अब ऐसे बोलने लगूं तो ग्रामर होता है ना भाषा का, तो एक्चुअली वहां भी अगर आप सिस्टम को नहीं फॉलो करेंगे तो भाषा का कोई मतलब नहीं है। तो भाषा का, जब सस्योर ने, एक बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक थे स्विट्जरलैंड के, उन्होंने उस भाषा का साइंटिफिक एनालिसिस किया, उन्होंने 3 बातें कही थी
कि भाषा आर्बिट्ररी होती है, रिलेशनल होती है और एक सिस्टम होती है अपने आप में। तो इसीलिए वो एक सिस्टम होती है, तो वो सिस्टम की वजह से चल रही है। तो कोई भी सिस्टम अगर आप उसको तोड़ दोगे तो कुछ भी चलेगा नहीं। इस देश का सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, संविधान से ही देश चलेगा। किसी तबके और संस्था से नहीं चलना है। संस्था उसकी इकाई हो सकती है, लेकिन वो होल नहीं हो सकती, वो पार्ट हो सकती है। इसीलिए मैं एकदम सहमत हूँ और एक बार फिर अभिनंदन करता हूँ चीफ जस्टिस का कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि इसको साफ साफ, अंग्रेजी में कहावत है कॉल स्पेड अ स्पेड, मतलब साफ साफ कहिए जो है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। और राबड़ी देवी की सरकार बचाना हो या आप जब उस समय त्रिशंकु दौर चलता था 1997 में जब वो राष्ट्रपति बने थे, तो उस वक्त ये भी स्थापित करना कि आप यदि बहुमत के बड़े दल के नेता हैं तो बहुमत हासिल कर सकते हैं क्या, इसको आप शो करिए। बहुत सारे फैसले, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट में पहला दलित जज बनाने का फैसला भी बेहद महत्वपूर्ण फैसला है। तो होने का फर्क जो हम लोग बात कर रहे हैं, महेश यादव कर रहे हैं, हालांकि कंफर्म नहीं हम लोग। भबरी देवी प्रकरण का मुख्य आरोपी की बेटी कांग्रेस विधायक को तो मीडिया में मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया गया, जो राहुल गांधी के करीबी नेत्री है। महेश, अभी एक पता नहीं, महेश यादव जी अगर, हाँ इसको छोड़ दीजिए, आपस में बात कर रहे हैं। महेश जी थोड़ा और वेरीफाई हो लेंगे तो जरूर बात करेंगे हम, मुझे कोई परेशानी नहीं है बात करने। जो गड़बड़ियां थी कांग्रेस की वो करिएगा, तभी कांग्रेस से आप उम्मीद भी कर सकते हैं। जो अच्छाइयां हैं उसकी भी बात करिए। इस समय जरूरत है जुडिशियल एक्टिविज्म की, तो सरकारों की मनमानी पर तो अंकुश लगेगा ही, लेकिन पिछले 11 वर्षों से न्यायपालिका खामोश रहती है या फिर सरकार के साथ। आप तो शायद 2006 के आसपास प्रोफेसर, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए थे संदीप जी, लेकिन हम लोग उसको उस समय देख रहे हैं कि कैसे 7 में लागू हुआ है राजीव गांधी फेलोशिप। उस असर को जो देखा है और उसकी उपेक्षा भी देखी है। आज तो वो सुनते हैं कि उसकी बड़ी हत्या कर दी गई है, उसके फेलोशिप की संख्या कम कर दी गई है। इवन ओवरसीज जो अभी एक आया कि ओवरसीज जो विद्यार्थी भेजे जाते हैं SC ST, उनकी संख्या, उनके बारे में कहा जा रहा है कि फंड ही नहीं है, फंड का क्रंच है, इसलिए 100 विद्यार्थियों को भेजा जाता है, इस बार मात्र 22 विद्यार्थियों को भेजा गया है, जबकि ये सोशल जस्टिस मंत्रालय के जरिए होता है। उस समय जब स्थिति ये थी, आप और थोड़ा शेयर करिएगा, कि लोग कहने लगे थे कि गाड़ी मिल गई है, लोग गाड़ी से घूमने लगे हैं, बाइक से घूमने लगे हैं। जब राजीव गांधी फेलोशिप आया उस वक्त इस तरह की चर्चा आप देखिएगा कि जो आप ये थे जिसको लाभ नहीं मिलता था, वो वाला समूह इस तरह की बात करता था। लेकिन कितना असर पड़ता है। आप ड्रॉप आउट रुका, PhDs हुई बड़ी संख्या में। संदीप जी, आखिरी सवाल, उस दृश्य को थोड़ा मैं इसलिए सब अकेला चना भाड़ फोड़ता है, उसका असर क्या होता है, ये मैं लोगों को बताऊं जी। बहुत ही महत्वपूर्ण असर, क्योंकि एक्चुअली मुझे याद है कि मेरी PhD उसी दौरान फाइनल हुई थी, और उस दौरान जो मेरा दोस्त था करीबी, वो ST था आसाम का, और उसको RGNF का पूरा पैसा जोड़कर मिला था। और आपने सही कहा कि पूरा जो बेसिकली है, जो सोशल सिचुएशन थी SC ST स्टूडेंट्स की, बाद में इसको OBC में भी मिलना शुरू हुआ, लेकिन बहुत बाद में वो बदल गई थी। और बहुत इंपावर किया UPA 1 ने, UPA 2 ने। कांग्रेस की विसंगतियों पर भी बात ईमानदारी से करने की जरूरत है, लेकिन उसने जो काम किए उस पर भी ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। तो ये आपने जो कहा कि सोशल सिचुएशन जो स्टूडेंट्स की बदल गई थी, उसको तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब पैसा आया एक बार में 1-2 लाख, तो उन्होंने घर का काम किया, अपना काम किया, पढ़ाई लिखाई उनकी स्थिर हो पाई। एक बहुत बड़ा हर्डल इन मार्जिनलाइज तबकों के लिए यही है कि वो PG तक जा ही नहीं पाते हैं। उतनी पढ़ाई के लिए रुकने के लिए उनके पास समय नहीं होता है, संसाधन नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास जमीन तो है नहीं। और अगर उनके घरों में लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं सरकारी क्षेत्र में या फिर प्राइवेट क्षेत्र में, तो आप देख ही रहे हैं कि वो किस तरह की नौकरियां करते हैं। तो वो बहुत लंबे समय तक अपने बच्चों को रख नहीं पाते हैं, और इसकी वजह से वो हायर एजुकेशन में अच्छी संख्या में नहीं आ पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी मदद थी, और उसकी दुर्दशा कर दी है इस सरकार ने। अब प्राइम मिनिस्टर के 5-5 देशों के दौरों के लिए पैसे हैं, तमाम तरह की चीजों के लिए, फूल बरसाने के लिए पैसे हैं कावड़ियों पर, मेला लगाने के लिए, कावड़ियों की व्यवस्थाओं के लिए एक्चुअली पैसे हैं आपके पास। लेकिन आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं? आपकी प्रायोरिटीज एम्पावर करना है रिसर्च को, डेवलपमेंट को, SC ST तबके को, OBC तबके को,
एक्चुअली कांग्रेस अपने अच्छे कामों को फैला भी नहीं पाई। उसने मौलाना अबुल कलाम आजाद फेलोशिप दिया था माइनॉरिटी तबके के स्टूडेंट्स को, जेआरएफ था, तो वो भी रोक दिया गया है, उसको भी बहुत कम कर दिया गया, शायद या रोक दिया गया है। तो ये इस तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन ये कब तक कर पाएंगे? ठीक है, इन्होंने अवरोध उत्पन्न किए विकास में, लेकिन फिर वो दौर आएगा जब देश तरक्की के रास्ते पे होगा, इस देश के लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, लोगों को एम्पावर करने से देश एम्पावर्ड होगा, लोगों को रोकने से देश मजबूत नहीं होगा। कोई किसी को रोक नहीं सकता, इस बात को समझना होगा, और रोकने की जगह पर आप उनको आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें विश्वास करिए, ना कि रोकने की साजिश में। इस बात को समझना होगा। अगर जनता नहीं समझती है तो समझाना होगा, और नहीं समझा पा रहे हैं तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए भी, और हमारी शिक्षा व्यवस्था का दुर्भाग्य है कि वो इतना कम्युनिकेट नहीं कर पा रही। बिल्कुल, सीबीआई ने 2012 में, तब सरकार यूपीए की थी, चार्ज किया था अपने स्टेट मिनिस्टर, कांग्रेस का स्टेट मिनिस्टर महिपाल सिंह मदेरणा और मलखान सिंह बिश्नोई को भंवरी देवी केस के मामले में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं महेश जी, और ये सब है, इसकी अलग से और बात करेंगे। सम आर डिटरमाइंड टू शैटर नॉट ओनली सोशल फैब्रिक बट आल्सो द यूनिटी इन सोशल सिस्टम, सोशल थिंकर्स आर एडवांसिंग टुवर्ड्स रिबिल्डिंग इट। ये बेहद महत्वपूर्ण काम है तबरेज साहब, पॉलिटिकल बाउंड्री में काम करने के अलावा, जो संदीप जी जैसे लोग और तमाम लोग अपने ढंग से काम करते भी रहते हैं। भंवरी देवी वाली जो फिल्म है वो अवेलेबल है यूट्यूब पे, और बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है, इसलिए दर्शकों को देखना चाहिए उसे। बिल्कुल, जो इंसाफ मतलब अंतर्राष्ट्रीय उसमें तो जीत गई, वो परसेप्शन में जीत गई, इंसाफ की लड़ाई हार गई। इसीलिए जरूरी है ये सारी चीजें, जुडिशियरी में हो, कल कॉलेजियम में हो। आज एक चिट्ठी आई है कोई राज्यसभा सांसद बालू की, या नेता हैं शायद वो, जिन्होंने गवई साहब को लिखा है कि आप कॉलेजियम में भी SC ST OBC रिजर्वेशन लाएं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण होता है, जब आप होंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। मथुरा केस में भी अंततः मथुरा सुप्रीम कोर्ट से हार गई थी। हम उन्हें फॉरमदर कहते हैं, जिनके कारण भारत में पहली बार बलात्कार कानून प्रो वुमन हुआ। अदरवाइज तो बड़ी मुश्किल होती थी। देवानंद की फिल्में देखिए, यदि आपको देखना हो, यदि समझना हो, तो उस वक्त में महिलाओं को अब बलात्कार के मामले में प्रूव नहीं करना पड़ता कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, आरोपी को प्रूव करना पड़ता है कि वो बलात्कार उसने नहीं किया है या यौन शोषण नहीं किया है। ये बहुत बड़ा बदलाव मथुरा एक आदिवासी महिला के जरिए हुआ था। मैं उनसे मिला था 2014-15 में, उनके घर जाकर के, गढ़चिलौरी में रहती है। तबरेज आलम सिद्दीकी कह रहे हैं कि विंग्स टू फ्लाई मेक अस फील अलाइव, वी मस्ट वर्क यूनाइटेडली टू प्रोवाइड एजुकेशन टू आवर चिल्ड्रन टू मेक देम फील अलाइव। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपको हमने पकड़ के लाया, मैंने आपको बताया, फिर नहीं, फिर ये सब हुआ। हमारे जितने भी आउटसाइड प्रबुद्ध पैनल होता है, आपस में भी डिस्कशन करते हैं और हमारी बातचीत को भी एनरिच करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अकेला चना भांड फोड़ सकता है, इसको समझने के लिए गवई साहब का जो ये निर्णय है, और उन पर हम सबकी नजर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं रात में 9 बजे। नमस्कार।